हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, हमने जो स्टार्ट की है टेस्ट सीरीज, यानी 2023 में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसकी हमने सीरीज स्टार्ट की है। आपने पहला वीडियो में देख लिया होगा, मैंने रेस्पिरेशन से रिगार्डेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सबको पता है इस बार ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा मार्क्स के आने वाले हैं और थोड़े टफ भी होंगे। आज का जो हम पार्ट है, आज इसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सीरीज स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के अंदर आप पढ़ते तो पूरा है, लेकिन एग्जाम में किस तरह से लिखना है, आपको एग्जैक्ट टेक्निक आनी चाहिए, किस तरह से कीवर्ड्स यूज़ करना है। आप मेरा वीडियो देखिए, मेरे सारी टेस्ट सीरीज देखिए, सॉल्व कीजिए, आप इजीली एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम हमारी सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देख रहे हैं डायग्राम, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने को आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं। मैं जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और उसमें आपको 1 2 3 4 इस तरह से नंबर दे दिया जाएगा और वो पार्ट्स आपको डायग्राम के अंदर आपको लेबल करना है। मैं क्वेश्चन आप पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, आप डायग्राम जैसे देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। मैंने कुछ पार्ट्स आपको बताएं, लेकिन एग्जाम में जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, कोई भी पार्ट आपको दिया जा सकता है लेबल करने के लिए। फर्स्ट, पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस। आप देख रहे हो, इसको हमको लेबल करना है नेजल पैसेज। सेकेंड, हम देखते हैं पार्ट विच टर्मिनेट्स इन बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा इसका जो आपको जहां लेबल करना है वो होगा ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट है बलून लाइक स्ट्रक्चर वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ये हमारा आएगा आंसर एल्वियोलाई। नेक्स्ट, आपको बस यहां जाके लेबल करना है, अपनी नोटबुक के अंदर बस आपको जो दिया जाएगा उसमें लेबल करना है। नेक्स्ट 1 2 3 4 पार्ट दे दिया जाएगा। फोर्थ, पार्ट दैट सेपरेट्स चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमेन कैविटी। आपको लिखना है ट्रैकिया। नेक्स्ट हमारा है वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। या तो डायग्राम दिया जाएगा या आपको कुछ पार्ट दे दिए जाएंगे 1 2 3 4 और आपको उसको आंसर करके उसको लिखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटीपी एंड व्हाट इज इट्स यूज। ये 1 मार्क में आने के चांसेस ज्यादा हैं, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आए। एटीपी हम सब जानते हैं, एटीपी रेफर्स adenosine triphosphate. It is a nitrogenous compound, adenosine triphosphate. Energy releasing during cellular respiration is immediately used for synthesis of ATP with the help of ATP and inorganic phosphates. Uses of ATP देख लीजिए। ATP refers to energy currency of the cell. Second है, it is the major molecule for storing, transferring energy in the cells. Third है, it is used in various biological process like secretion, active transport, muscle contraction, respiration, movement, replication of DNA, etc. Next question है, what is cellular respiration? How many ATP molecules are obtained by oxidation of one glucose molecule? आप आंसर देख लीजिए इसके ऊपर। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, रेस्पिरेशन जो है it is a biochemical process in which glucose is broken down to release energy. It is an oxidation of food and it takes place inside the cell. Therefore, it is called as cellular respiration. आप इक्वेशन देख रहे हैं, जैसे इसके अंदर एक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हम सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन है ये, एरोबिक एंड एरोबिक। फर्स्ट हम देख लेते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड।
एग्जाम्पल है इसका ह्यूमंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, टू स्टेप्स में होता है ये ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। आप देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो रिएक्शन लिखी है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में होता है, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बनते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। आगे देखिए, जो पायरुविक एसिड है ये कहाँ जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है जो 38 एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। इसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। सेकेंड हम देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड और एग्जाम्पल है ईस्ट एंड बैक्टीरिया। यहाँ पर देख लीजिए आप, पहला तो सेम वैसे ही होता है, पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेरे इसमें गलत नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरुविक एसिड है यहाँ इसको ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, इसमें इथाइल अल्कोहल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जो बैक्टीरिया में होता है। दूसरा आप जैसे देख रहे हैं, ये भी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये ह्यूमन सेल में होता है जिसमें पायरुविक एसिड बनता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इसका आंसर देख लीजिए, ये जो एनसीईआरटी के बुक में आपका जो पाथवे बना है, जो फ्लो चार्ट है, आपने एग्जाम में वही बनाना है। आप ये देख रहे हो, ये सेम आपने बनाना है। ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन इनटू 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम सब जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। दूसरा देखिए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ये होता है ईस्ट में। और लैक ऑफ ऑक्सीजन जो ह्यूमन मसल सेल्स में होता है, जिसके अंदर बनता है लैक्टिक एसिड। जो ईस्ट के अंदर बनता है उसमें इथेनॉल बनता है, ह्यूमन मसल सेल में बनता है लैक्टिक एसिड बनता है। तो आपको इस फ्लो चार्ट से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका आंसर देख लेते हैं। इन द लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई which forms bronchioles. Bronchi वापस डिवाइड हो जाते हैं bronchioles में. The bronchioles terminate in balloon-like structure called alveoli. ये जो alveoli है, the alveoli present in the lungs provide maximum surface for exchange of gases. The alveoli have very thin walls and contains an extensive network of blood vessels. और यही होता है जहां से exchange of gas होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। Explain the following. What advantage over an aquatic animal does a terrestrial organisms have with regard to obtaining oxygen for respiration? इसका आंसर देख लेते हैं क्विकली। The amount of oxygen dissolved in water is very low as compared to amount of oxygen present in the air. Because of this, terrestrial organisms have to make less efforts for obtaining oxygen for respiration than aquatic animals. हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, वाटर के अंदर कम होता है, तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। आपने फिश को देखा होगा, माउथ ओपन क्लोज बहुत क्विकली करती हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन जल्दी जल्दी अपने अंदर डिसॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ आर द एल्वियोलाई designed to maximize the exchange of gas? आंसर देख लेते हैं इसका। Alveoli are small pouches or sac-like structures. They are surrounded by blood capillaries. More than millions of alveoli are present in the lungs, which provide a very large surface area for exchange of gases. They have very thin walls, and when we breathe, alveoli expands and maximize the exchange of gas. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा?
हम सब जानते हैं हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है यही कैरियर होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। यदि ऑक्सीजन ही हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचेंगी, हमें एनर्जी कम मिलेगी, वो पर्सन एनीमिक हो जाएगा। हमें नॉर्मल डे टू डे जो हम वर्क करते हैं वो एक्टिविटी करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एनर्जी हमें उतने अमाउंट में मिल नहीं पाएगी। इसका आंसर देख लेते हैं क्विकली। द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एनीमिया. In this condition, blood is unable to carry sufficient amount of oxygen required by the body. Hence, less energy is available to the body. Hemoglobin deficient person shall feel weak, look pale, dull, lethargic, and will be unable to perform heavy physical work. Next question की ओर बढ़ते हैं. Question number 10. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है. मैं पहले आपको एरोबिक पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में मैं आपको एनएरोबिक बताती हूँ. क्विकली पॉइंट्स देख लीजिए. मैंने जो आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था, मेरे जो वीडियो है आप बहुत उसको डिटेल में पढ़िए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया था. एरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं. रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर्स. नेक्स्ट है इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर. नेक्स्ट है 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स. हम एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहां पर क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड और पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का. नेक्स्ट है ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. एंड प्रोडक्ट जो इसमें बनता है, इथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है. इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. एग्जाम्पल है ईस्ट एंड बैक्टीरिया. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी. ये आपके NCERT के बुक का क्वेश्चन है. ये थोड़ा कम आता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए. पहले मैं आपको एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एक्सप्लेन कर देती हूँ. हम सब जानते हैं इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. एल्वियोलाई फंक्शन यूनिट जो लंग्स की फंक्शनल यूनिट है, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई से लंग्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ अ बलून लाइक स्ट्रक्चर. थर्ड आएगा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज. नेक्स्ट है द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर वेरी थिन एंड आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज. वॉल थिन होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, और यहीं पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. हम नेक्स्ट देख लेते हैं नेफ्रॉन्स इन किडनी. नेफ्रॉन्स जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की. इट इज़ अ लॉन्ग टिबुलर स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन, और ये बेसिकली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको फिल्टर करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, बोमन कैप्सूल्स एंड ट्यूब्यूल्स. इन ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट. जो बोमन्स कैप्सूल है उसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. What type of respiration takes place in human muscles during vigorous exercise which leads to cramps and why? आप सब जानते हैं जब हम फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं तो हमारे लेग्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है और क्रैम्प्स आते हैं. सिंपल है, हमारा जो ऑक्सीजन जो हम यूज़ करते हैं वो पूरी कंज्यूम हो जाती है. लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे साइटोप्लाज्म में. ATP मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे बन नहीं पाते क्योंकि एनर्जी तो ऑलरेडी यूज़ हो गई. तो इंस्टेड ऑफ एरोबिक हमारा वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है. ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन उतने टाइम में हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं. मैं आपको आंसर बता रही हूँ, आपने एग्जाम में इसी तरह से लिखना है. ड्यूरिंग vigorous physical exercise, when oxygen gets used up faster, anaerobic respiration takes place in muscles. Glucose is converted into lactic acid, and due to this sudden buildup of lactic acid in muscle cell, it leads to muscular cramps and pain. हम next देखते हैं 13, question number 13. Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? ये आपके NCERT का क्वेश्चन है. आप सब जानते हैं कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनका पूरा आउटर स्ट्रक्चर आप देखते हैं एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में होता है.
बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमन की भी बात करते हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है और हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में नहीं होते, तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर देख लेते हैं क्विकली। इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगुलर सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, no specific organs for exchange of gases are needed because the entire surface is in contact with the environment. However, in multicellular organisms, all the cells may not be direct contact with the surroundings as the volume of human body is comparatively large. Hence, oxygen cannot diffuses into the cells. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why do the walls of trachea not collapse when there is less air in it? हम सब जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं। ट्रैकिया, यदि उसमें एयर नहीं होती है तो वो कोलैप्स हो जाना चाहिए। कोलैप्स होने से तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? पर्सन की डेथ ही हो जाएगी। तो ये जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज से सराउंडेड होता है जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसका आंसर आएगा द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स when there is less air in it, because whenever the air is less, it is supported by rings of soft C-shaped cartilaginous ring. Next question देखते हैं हम। All plants exhale oxygen during day and carbon dioxide during night. Do you agree with this statement and why? ये तो मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी में बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। आंसर मैं क्विकली पढ़ देती हूँ। Respiration takes place throughout day and night in plants. However, photosynthesis occurs only during day. Hence, in daytime, plants exhale oxygen, which is byproduct of photosynthesis, and carbon dioxide, which is produced during respiration, is used up by the plants. Thus, during night, when there is no photosynthesis, plants liberate carbon dioxide. आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉम्पनसेशन पॉइंट? ये एग्जाम में आता है, 1 मार्क में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों का एक सेम लेवल के ऊपर आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, जो होता है डस्क एंड क्लाउडी डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does respiration occur in the plant roots? Why do plants die in waterlogged soil? आंसर देख लेते हैं। Air is present between the soil particles from where the roots take oxygen by the process of diffusion through the root hair. रूट हेयर के थ्रू ऑक्सीजन जो पार्टिकल्स में जो गैप होती है वहां से ले लेते हैं। However, during waterlogging, the spaces between the soil particles are filled with water, displacing air. Hence, roots cannot take oxygen and anaerobic process of respiration begins, due to which the plant dies. Next question है, write down the mechanism of inhalation and exhalation is in human being. When we breathe in air, the ribcage and diaphragm contract. Ribcage moves upward and diaphragm moves downward, which results in the increase in the volume of chest cavity. Thus, the air from outside rushes into the lungs and the exchange of gases between alveoli and blood takes place by the process of diffusion. ये clear हो गया होगा। हम exhalation देख लेते हैं। exhalation में क्या होता है? When we breathe out carbon dioxide, ठीक है, जब हम breathe out करते हैं carbon dioxide, the ribcage and diaphragm relax. Ribcage moves downward, ribcage नीचे आ जाएगा and diaphragm moves upward, which results in the decrease in the volume of chest cavity. This pushes the air from lungs out of the body. This process is called mechanism of breathing. ये आपको clear हो गया होगा। आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको थॉरोली इसको पढ़िए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। यदि आप कमेंट्स आपके ज़्यादा आते हैं तो मैं आपके लिए एक लाइव सेशन लूँगी।